हाँ जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं विस्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इसमें तीसरे अध्याय के 22 नंबर सूत्र के आधार से अपने यहाँ चर्चा कर रहे थे। 3 सूत्र हैं वैसे, 20, 21 और 22। वस्तुतः ही तीनों ही सूत्रों की एक कंबाइंड टीका है। 14 नदियों के नाम, द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगः और फिर शेषास्त्र परगः। कल हमने गंगा नदी के प्रवाह क्रम को देखा था। बहुत संक्षेप में एक बार आप पुनः सुन लीजिए कि गंगा नदी पद्म सरोवर से निकलती है। पद्म सरोवर से निकलकर सर्वप्रथम तो निकलते समय ही पूर्व दिशा से निकलेगी और पूर्व दिशा से निकलकर 500 योजन तक तो वह पर्वत पर ही चलती है। वहाँ गंगा कूट से कुछ पहले से ही मुड़ती है दक्षिण दिशा की तरफ। ये जो नदी निकल करके चल रही थी, इस नदी की का जो विस्तार है वो 6.25 योजन का था। आपको पता है पर्वत का विस्तार 1052 योजन का है। पर्वत का विस्तार 1052 योजन का है। अब बीच में से 6 योजन की, 6.25 योजन की नदी निकाल दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। पर्वत का विस्तार 1052 योजन का, मध्य में से 6.25 योजन विस्तार वाली नदी निकली बीच में से। तो जब बीच में 6.25 योजन की नदी निकलेगी तो फिर उस नदी के लेफ्ट और राइट में पर्वत कितना कितना बड़ा होगा, कितना कितना बचा होगा। आधा नॉर्थ में और आधा साउथ में। सिंपल सी बात है। बीच में से नदी निकल रही है तो आधा पर्वत नॉर्थ की तरफ रह गया और आधा पर्वत साउथ की तरफ रह गया। तो टोटल कितना था पर्वत? 1052, 1052 योजन। 6 योजन माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1046। अब इसका आधा उत्तर दिशा में पर्वत है, इसका आधा दक्षिण दिशा में पर्वत है। तो नदी जब टर्न लेती है दक्षिण दिशा की तरफ तो कितना चलेगी पर्वत पर? 523 योजन। इतना वो नदी पर्वत पर ही चली दक्षिण दिशा की तरफ। उसके पश्चात 25 योजन का राउंड लेती हुई ऊपर से नीचे गिरती है 100 योजन नीचे। पंडित जी। हाँ जी। वो दक्षिण की तरफ जाती है तभी वो 90 डिग्री पे आती है ना, 90 डिग्री से दक्षिण की ओर मुड़ती है ना। ऐसा ही समझना चाहिए अपने को। ठीक है ना। अब वहां से जब नीचे गिरी है तो नीचे गिरते समय उसका घुमाव करीब 25 योजन के आसपास था। 100 योजन की नीचाई पर वो पहुंची तो नीचे एक कुंड बना हुआ है जो 60 योजन लंबा चौड़ा है। 10 योजन गहराई वाला कुंड है। बस फिर उस कुंड के ऊपर द्वीप और वो सारी चर्चाएं और विस्तृत चर्चाएं हैं किस किस तरह से वो कैसे कुंड के ऊपर गिरती है। खैर वहां से फिर दक्षिण तरफ से निकलकर खंड प्रपात गुफा से विजयार्ध को लांघकर दक्षिण भरत क्षेत्र को गई और वहां से पूर्व मुखी होकर, मतलब दक्षिण भरत क्षेत्र की तरफ पहुंचकर थोड़ा सा नदी चल रही है ना,
तो नदी की तरफ से यदि अपन देखेंगे तो लेफ्ट साइड में भूमि, मतलब थोड़ा सा पूर्व दिशा की तरफ घूमकर लवण समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये गंगा नदी के प्रवाह की कहानी हुई। कर चुके हैं हम चर्चा, विस्तार से चर्चा कर चुके हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी। सिंधु नदी की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए आप। अरुणा बहन समझ में आई क्या बात? हाँ कैसा है? हाँ जी, समझ में आ गई बराबर। चलिए आगे देखिए। 2 नंबर पॉइंट है आगे। पद्म हृदय से पश्चिम तोरण से सिंधु नदी निकलती है। अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? गंगा। पूर्व तोरण निकलने वाली गंगा नदी की बात कर रहे थे। अब जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी पश्चिम दिशा की तरफ से निकलती है। वो भी 500 योजन चलेगी। सिंधु कूट से टकराकर सिंधु कुंड में गिरती है। गिरती हुई तमिश्र गुफा से विजयार्ध होती हुई पश्चिम लवण समुद्र में मिलती है। गंगा कुंड के द्वीप के प्रासाद में गंगा देवी और सिंधु कुंडवर्ती द्वीप के प्रासाद में सिंधु देवी रहती है। हिमवान पर्वत पर गंगा और सिंधु के मध्य में 2 कमल के आकार के द्वीप हैं। इनके प्रासादों में क्रमशः बला और लवणा नाम की एक पल्य स्थिति वाली देवियां रहती है। पद्म ग्रह से अभी यहाँ तक की तो चर्चा हो गई अपनी, ऐसा जैसी गंगा की बात बतलाई थी उसी तरह से पश्चिम दिशा की तरफ से सिंधु नदी। बस एक की प्रक्रिया ध्यान रख ले रहे हैं आप। एक का प्रोसेस, एक की प्रक्रिया यदि आप लोगों के ध्यान में होगी तो फिर दूसरे की अपने आप समझ में आ जाएगी, फिर तीसरे की अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब की रचना वो तो सब एक समान ही है, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। देखिए, पद्म हृदय से ही उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। यह 267 योजन उत्तर की तरफ जाकर नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितना जा रही है ये? 267 योजन। अब ये कैसे हुआ 267 योजन? लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप फटाफट। कैसे होगा 260? पर्वत का आधा और उसमें से नदी की चौड़ाई आधी घटाना। हेलो, लगता है पंडित जी छूट गए हैं अरुणा बेन। हाँ, अब बाय मिस्टेक એવું લાગે છે કે ઓકે 1 મિનિટ। હા, 1 મિનિટ। हाँ जी, चालू कर सकते हैं। हाँ, देखिए आप, तो हम यहाँ बात कर रहे थे रोहितास्या नदी के बारे में। रोहितास्या नदी उत्तर दिशा की तरफ निकल रही है। हम देख रहे हैं पद्म सरोवर जहाँ है हिमवन पर्वत के ऊपर, उस पद्म सरोवर से 3 नदियाँ निकल रही थी, एक पूर्व दिशा की तरफ से, एक पश्चिम दिशा की तरफ से। वो दोनों नदियाँ तो चल रही थी पहले पर्वत पर ही। अब समस्या ये है कि ये जो तीसरी नदी है, ये तीसरी नदी पर्वत के ऊपर नहीं चल रही है। ये तीसरी नदी कहाँ से चल रही है? ये तीसरी नदी पर्वत के ऊपर, मतलब चलेगी थोड़ी पर्वत के ऊपर, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ। अब उत्तर दिशा की तरफ तो पर्वत ही कितना है?
वहाँ तो पर्वत ही नहीं है ज़्यादा, उत्तर दिशा की तरफ। तो जितना पर्वत का एरिया बचा है इसके लिए यहाँ का है 267 योजन, 267 योजन यहाँ बतलाया है। ये 267 योजन बतलाया है, मेरे को लगता है 276 योजन होना चाहिए। पंडित जी 276 आ रहा है। वो कैसे 237 276 आ रहा है। 76 आ रहा है। हाँ 276। हाँ 276 ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हाफ होगा ना ये। 500 योजन का बीच में सरोवर है, 1052 योजन में से 500 योजन का बीच में सरोवर है। अब 500 योजन का यदि सरोवर बीच में मानते हैं अपन, तो 500 योजन के बाद में उत्तर दिशा की तरफ जो एरिया बचा है वो 267 योजन, वो 276 योजन बचना चाहिए। तो ये हो सकता है 276 हो। खैर जो भी है, लेकिन इतना अपने को समझ में आ गई ये बात, क्योंकि इसके अंदर एक बारीकी और हो सकती है, वो ये कि यदि पद्म सरोवर की बाउंड्री वगैरह की यदि कुछ चर्चा की गई हो, मान लो, जो कि यहाँ इन्होंने बतलाई नहीं है। यदि मान लीजिए 4-4 योजन के आसपास, 4-4.25 योजन के आसपास उस पद्म सरोवर की 5000 बाई 500 योजन का है ना, तो 4 योजन के आसपास यदि उस पद्म द्रह का यदि वो तट हुआ, मान लीजिए 4-4.5 योजन, तो 4 योजन उधर माइनस होगा, 4 योजन इधर माइनस होगा, तो भी नहीं बैठता। एक ही साइड से 9 योजन होना चाहिए। 4 और 4 8 कम हो जाएगा, 9। चलिए कुल मिलाकर के उत्तर दिशा की तरफ गई है ये नदी, तो वहां जाकर के उसी प्रकार कुंड में जाकर के गिरती है जिस प्रकार से कुंड में गंगा नदी गिरी थी। ठीक है ना। फिर कुंड के उत्तर द्वार से निकलकर उत्तर की तरफ ही बहती हुई शब्दवान वृत्त वैताड्य को घेर कर, वही क्वार्टर प्रदक्षिणा दे करके पश्चिम की ओर बहकर पश्चिम लवण समुद्र में मिलती है। ठीक है ना। गंगा नदी पूर्व दिशा की तरफ से निकली, सिंधु पश्चिम से निकली, और यह रोहितास्या नामक नदी उत्तर दिशा की तरफ से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर समुद्र में जाकर के मिलती है। रोहित नदी ये किधर जाएगी? पूर्व दिशा। महाहिमवान, हाँ, महाहिमवान पर्वतवर्ती महापद्म सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर पूर्व लवण समुद्र में मिलती है। निकलेगी दक्षिण से, महापद्म सरोवर से, महापद्म सरोवर के दक्षिण दिशा से निकली और निकलकर उसी प्रकार नीचे गिरेगी, कुंड में गिरेगी, कुंड के माध्यम से फिर वहां से आगे बढ़ेगी, वही द्वीप, और उसी तरह से पूरा वर्णन सब उसी प्रकार, और फिर पूर्व दिशा की तरफ जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। फिर देखिए, हरिकांता नदी महाहिमवन पर्वतवर्ती महापद्म हृद के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर रोहित की तरह पहाड़ की तलहटी में जाकर कुंड में गिरती है। फिर उत्तर की ओर बहकर विकृतवान वृत्त वैताड्य को आधा योजन दूर से घेर कर पश्चिम मुख हो पश्चिम समुद्र में गिरती है। हरित नदी निषद पर्वतवर्ती तिगिच्छ सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर पूर्व की ओर बहकर कुंड में गिरती है, फिर पूर्व समुद्र में मिलती है। कुछ समझने का नहीं है, ये सारी चर्चा अपन बहुत विस्तार से, अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। वेदार्थ क्या है? भूत वेदार्थ क्या है ये वृत्त वैताड्य तो वो नाभिगिरी पर्वत है ना। अच्छा, जो अपन ने नाभिगिरी पर्वत बनाए थे ना सभी जगह, हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र में 4 पर्वत बनाए थे अपन ने 1000 योजन के। बराबर।
हाँ, उसका नाम वृत्त मतलब तो है गोल, और वेताड्य मतलब है नाभिगिरी। तो वृत्त वेताड्य मतलब वही गोल नाभिगिरी पर्वत। वास्तव में वेताड्य शब्द का प्रयोग विजयार्ध के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। वेताड्य शब्द का प्रयोग नाभिगिरी पर्वत के लिए होता है। किंतु जब उसके पहले वृत्त जोड़ दिया गया तो वृत्त वेताड्य, इसका मतलब वो नाभिगिरी पर्वत हो गया। इन सब के नाम अलग अलग हैं, विकृतवान शब्द दे दिया गया यहाँ उसके लिए। देखिए 7 नंबर बिंदु है। हाँ, आपसे मैंने पहले पूछा था कि वहाँ कभी बारिश नहीं होती या दूसरे कोई जो अपने वेदर के एलिमेंट्स है वो कुछ नहीं होता, बिकॉज इसमें इतनी सब सिमेट्री है कि सब बराबर वही डिस्टेंस है, वो उसी प्रकार से बात तक चल रहा है। तो हम यहाँ की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें तो कितने अर्थक्वेक्स, कितनी बारिश, बाढ़ आई है, वो सब, उससे सब डायरेक्शन चेंज होती है, उसका फ्लो बदलता है, पर्वत घिस जाते हैं, तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता होगा, राइट? बिल्कुल नहीं होता। बारिश तो होती है वहाँ, हाँ, बरसात तो होती है, और बरसात होने के अतिरिक्त लेकिन वो इस तरह की कुछ गड़बड़ी नहीं होती, अव्यवस्था नहीं होती। अच्छा, माने कहीं अधिक बरसात हो गई, कहीं पहाड़ घिसने लग गए, कहीं टूटने लग गए, कहीं बाढ़ आ गई, इस तरह की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं वहाँ नहीं होती। प्राकृतिक आपदाओं का स्थान भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड ही हुआ करता है। ओके, गुड, है ना। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर ही प्राकृतिक आपदाएं आती है। यहाँ भूमि उठ जाती है, फिर गिर जाती है, विलीन हो जाती है, प्रलय आ जाती है। जहाँ पर्वत थे वहाँ नदियाँ समुद्र हो जाते हैं, जहाँ समुद्र थे वहाँ पर्वत नदियाँ खड़े हो जाते हैं। भरत के आर्यखंड में बहुत छोटा सा एरिया है। अपन देखते हैं आज देखिए पंजाब के आसपास समुद्र के अवशेष मिलते हैं। किसी जमाने में वहाँ समुद्र रहा होगा, किसी समय में ऐसा रहा होगा कि पूरा का पूरा आर्यखंड ये पूरा एक ही था, जो आज इतने द्वीपों में, देशों में इनमें बट गया है। कहीं न कहीं आखिर इनका धरातल और इनकी जमीन तो मिल ही रही है ना। आज जितने ओशियन दिख रहे हैं आपको, इन सब की गहराई कितनी होगी? यदि इनकी ज्यादा गहराई नहीं मानी जाए, या इतने गहरे भी हो गए धीरे धीरे कालांतर में, काल के प्रभाव से बढ़ते 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 बढ़ते, नहीं तो आप प्रैक्टिकल स्थिति देखिए, आप कहीं न कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। कौन सा देश किसका पार्ट था, कौन सा किसका हिस्सा था, फिर बाद में वो नदी और समुद्र के कारण वो देश 2 भागों में बट गया, सिमट करके रह गया। क्षेत्र छोटे होते चले गए, सिमट करके रह गए। जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ समुद्र हो जाते हैं, जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी उथल पुथल प्राकृतिक बहुत चलती रहती है। आप यदि आज के 100 साल पहले भी जाकर के देखेंगे, सिर्फ 100 वर्ष पहले, तो आपको उस समय का दुनिया का नक्शा और आज के दुनिया के नक्शे में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। ये आर्यखंड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यदि 100 वर्ष क्यों, 2000 वर्ष पहले भी जम्बूद्वीप का नक्शा देखते तो यही नक्शा मिलेगा आपको जो आज मिलता है। जम्बूद्वीप के नक्शे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन भरत क्षेत्र के भीतर मौजूद आर्यखंड के नक्शे में जमीन आसमान का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो आर्यखंड में हो रहा है ना। चौथा काल, 5वां काल, पहला दूसरा काल, ये सारे परिवर्तन भी तो यही हो रहे हैं। ये परिवर्तन भी तो नहीं होते दूसरे क्षेत्रों में। शाश्वत भोग भूमि है तो वहाँ परमानेंट भोग भूमि रहती है। जहाँ शाश्वत चौथा काल है वहाँ हमेशा चौथा ही काल रहेगा। जहाँ पहला काल है हमेशा वहाँ पहला ही काल रहेगा। और हमारे यहाँ आर्यखंड में यहाँ तो 6 काल परिवर्तन होते हैं। इसलिए हाँ बोलिए। समझ गया।
आगे देखिए आप 387 पेज नंबर। हाँ पंडित जी, वो विकृतवान मतलब क्या होता है? विकृतवान व्रत वेदाढ़? विकृतवान ये तो नेम है, उसका नाम है। नाम ही है, अच्छा। और ये सब कुंड होगा, वो कुंड का नाम नदी के हिसाब से ही होगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा। जैसे ऊपर शब्दवान आया था 3 नंबर वाले पैराग्राफ में, शब्दवान व्रत वैताड्य को, हाँ है ना। फिर उसके बाद में इधर हरिकांता के संदर्भ में आया ये विकृतवान व्रत वैताड्य 5 नंबर में। हाँ जी, मगर कुंड का नाम तो नदी के हिसाब, समझो कि हरिकांता है तो कुंड का नाम हरिकांता रहेगी। हाँ ऐसा ही। अच्छा। हाँ पंडित जी, हमारी हाँ। शुरू में, बहुत शुरू में जब ये चर्चा चल रही थी ना, तब बात आई थी, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपने कहा था कि हमारी वो सिंधु नदी जहाँ से आती है ना, उसकी बात चली थी, तो वहाँ कुछ क्रैक हो गया है, और उस क्रैक के हिसाब से यानी वो खिसक गया है पूरा, थोड़ा लिफ्ट हो गया है। वो क्या बात थी, वो कहाँ की बात थी? ऐसा तो कुछ मैंने कभी भी नहीं कहा, क्रैक होने वाली बात तो नहीं, क्रैक नहीं, लेकिन हाँ, लिफ्ट हो गया है वो, उसका प्लेस थोड़ा ऊपर आ गया, इस तरह। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से संबंधी बात ऐसी है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की हाइट सेंटर में से 1 योजन करीब, अर्थात लगभग 5-6 हजार किलोमीटर के आसपास ऊपर उठ गई है सेंटर से, आर्यखंड की भूमि। तो इस भूमि के बीच से उठ जाने से नहीं, आप जरा उसको किस तरह से, ऐसा मानिए आप 1 मीटर का, 1 मीटर बाई 1 मीटर का कोई कपड़ा लीजिए आप, आपके बेडरूम में बेड के ऊपर जो चादर बिछी हुई है, आप उस चादर को, जो कि 6 फीट बाई 6 फीट का है, आप उसको बीच में से उठाइए, उस चादर को सेंटर से। सेंटर से उसको कितना उठाना है, मान लीजिए आप 6 फीट बाई 6 फीट का है ना, तो आप उसको बीच में से 2 फीट उठा दीजिए। तो जो शेप बनेगा बीच में से उठाने पर, उठा करके आप छोड़ दीजिए, कहीं कुछ उबड़ खाबड़ सा, कहीं कुछ थोड़ा सा सल पड़ गया, कुछ फिर ऊंचा हो गया, फिर कुछ नीचा हो गया, ऐसा ऐसा एक अजीब तरह का आकार बनेगा ना। एक सब तरफ से, लास्ट में तो सब तरफ से डाउन है, बट सेंटर में वो इस तरह से उठ गया है। ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्यखंड की भूमि उठ गई। इस भूमि के उठ जाने की वजह से सब तरफ जल भर गया और वो समुद्र का आकार ले लिया, उसने समुद्रों के आकार बन गए। लवण समुद्र जो होता है, उस लवण समुद्र का जल भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों में उसके जल का स्तर परिवर्तित होता रहता है। लवण समुद्र का जल स्तर जो कि 2 लाख योजन का है ना, लवण समुद्र, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का। तो 2 लाख योजन वाले लवण समुद्र का बीच में से लेवल, सेंटर से लेवल लगभग 11,000 योजन ऊपर है, बीच में से। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वो लेवल और अधिक बढ़ करके 11,000 योजन से बढ़कर के 16,000 योजन तक चला जाता है, और वो कृष्ण पक्ष के अंदर वापस घट करके नीचे आकर के 11,000 योजन रह जाता है। ऐसी सहज परिस्थिति बनती है, लवण समुद्र की ऐसी स्थिति बनती है। तो लवण समुद्र का जब ऐसा उतार चढ़ाव जब होता है लवण समुद्र में, तो उसके उतार चढ़ाव के कारण जल स्तर भी घटता बढ़ता रहता है। और लवण समुद्र से जितने जुड़े हुए समुद्र हैं, उन सभी समुद्रों के अंदर इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। जो जो लवण समुद्र से जुड़े हुए हैं, वो कोई चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या उसके ग्रेविटी के कारण उसने कुछ जल को खींच लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लवण समुद्र के भीतर मौजूद पाताल उसके कारण है, यहाँ देवों के निवास स्थान है। पंडित जी, हाँ, आप बोले थे कि वहाँ नीचे वो भोग भूमिया है ना,
तो वहाँ जो लोग हैं वो श्वासोश्वास से ऐसा। हाँ बराबर ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ क्या है, कुभोग भूमियाँ हैं और कुभोग भूमियों के अंदर मनुष्य गति के जीव रहते हैं। 48 कुभोग भूमियाँ हैं, अंतर्द्वीपज कहलाते हैं वो। और वहीं नीचे भवनवासी आदि के स्थान भी हैं, उनके अगल बगल में ही भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के स्थान हैं। वहाँ कुंड बने हुए हैं। ये तो अंतर्द्वीपज की बात की। अंतर्द्वीपज के अलावा भी और बहुत विस्तृत वहाँ क्षेत्र हैं जिनमें बहुत बहुत वर्णन है, बहुत बहुत विस्तार है वहाँ पर। मतलब जल स्तर के घटने और बढ़ने का कारण वो वहाँ उनका श्वासोच्छ्वास बनता है। समुद्र के मध्य में पाताल बने हुए हैं, 1008 पाताल हैं समुद्र के मध्य। 4 ज्येष्ठ मतलब उत्कृष्ट पाताल हैं, 4 मध्यम पाताल हैं और 1000 जघन्य पाताल हैं। और उन पातालों के अंदर सब देव लोग आदि रहा करते हैं उन पातालों में। वहीं कुभोग भूमियाँ हैं जिनमें मनुष्य गति के जीव रहते हैं, विकृत मनुष्य आदि रहा करते हैं। लवण समुद्र की बात कर रहा हूँ मैं। उस लवण समुद्र की गहराई 1000 योजन है। हाँ, आप देख लीजिए क्या स्थिति बनेगी। तो वहां जहाँ नीचे पाताल है देवों के श्वासोच्छ्वास, आप देखिए अपने को ये तो मालूम ही है कि श्वासोच्छ्वास उनका आयु कर्म के हिसाब से होता है। ये पता है ना आपको देवों का श्वासोच्छ्वास कैसा होता है? जितने सागर की किसी देव की आयु होती है उतने पक्ष, पक्ष बोले तो पखवाड़ा 15 दिन, उसमें उतने समय में वो श्वासोच्छ्वास लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी देव की आयु 3 सागर की है, यद्यपि भवनवासी व्यंतरों की नहीं होती इतनी है ना, लेकिन मैं तो बात उदाहरण के तौर पे समझने के लिए बतला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की 3 पल्ले की है, 3 पल्ले की नहीं 3 सागर की आयु है। अब 3 सागर की आयु है, इसका मतलब 3 पक्ष में एक बार उसको श्वासोच्छ्वास क्या कब होगा वो? 45 दिन में। 3 पक्ष का मतलब 45 दिन में। अब वहां तो 1 सागर तक की बात है, इससे उत्कृष्ट आयु ही नहीं है। असुर कुमार की उत्कृष्ट आयु है इतनी। आप समझ लीजिए अब मैक्सिमम 15 दिन का समय बनता है। तो जो भी उत्कृष्ट स्थिति बनेगी वो 15 दिन के अंदर बन जाएगी, और जो जघन्य स्थिति होगी वो 15 दिन के अंदर हो जाएगी। तो उनका जो श्वासोच्छ्वास, और फिर बीच में क्या होता है, ये जो समुद्र के जल स्तर का धीरे धीरे घटना बढ़ना ये जो चलता रहता है, इसमें वही कारण बनता है, श्वासोच्छ्वास ही कारण बनता है। तो सब लोग साथ में श्वासोच्छ्वास लेते आगे पीछे? असंख्यात है ना। एक व्यक्ति ने 10 मिनट पहले लिया। देखो परिस्थितियां इस तरह की बनेगी, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर शुक्ल पक्ष वो श्वास लेने के लिए, और शुक्ल पक्ष श्वास छोड़ने के लिए, और कृष्ण पक्ष श्वास लेने के लिए। तो हर 15 दिन के अंदर वो चीज इस तरह से रिपीट होती चली जाएगी। अब आप देख लीजिए। तो कृष्ण पक्ष के अंदर जिस समय वो श्वास लेते हैं, समुद्र में वो भरती और वो आती है, तो इसीलिए आती है ये समुद्र में। हाँ वो इसी वजह से, वही बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ। समुद्र में जो भरती आती है वो उन्हीं समुद्रों में आती है जो समुद्र लवण समुद्र से जुड़े हुए हैं। अपने यहाँ जो समुद्र दिखते हैं ना, जितने ओशियन आपको दिखते हैं, इन सब का लिंक कहीं ना कहीं लवण समुद्र से जाकर के है। ईरान के उत्तर में कास्पियन सी है, CASPION, कास्पियन। आप उसको नेट पे सर्च करके देखें तो वहाँ उसके अंदर ये बढ़ती और ये क्या कहेंगे उसको आप गुजराती में, दूसरा शब्द अपोजिट, वो नहीं होता है।
बढ़ती और ओट। ओट नहीं होता, उसमें नहीं होता। बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है उसका, समुद्र है वो, लेकिन उसमें नहीं होता। इसका कारण जगत में चंद्रमा को माना जाता है, लेकिन वो चंद्रमा की ग्रेविटी कारण नहीं है पानी के ऊपर उठने और वापस नीचे चले जाने का। बढ़ती का और ओट का कारण ये समुद्र नहीं है, चंद्रमा नहीं है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पॉइंट देखिए वापस। पंडित जी, लवण समुद्र में आपने कितना बताया, पाताल कितना है? देखिए, जब कुभोग भूमि की बात करेंगे, कुमानुष द्वीप की बात करेंगे, जिनको अंतरद्वीपज भी कहा जाता है, 3 शब्द बोल दिए मैंने, तीनों में से कोई भी शब्द मिल सकता है आपको कभी भी। कुमानुष द्वीप, कुभोग भूमि, कुमानुष द्वीप पहला, कुभोग भूमि दूसरा, और तीसरा शब्द मिलता है अंतरद्वीपज। अंतरद्वीपज म्लेच्छ कहते हैं उनको। वो है 40, ओनली 48 है वो, वहाँ मनुष्य गति जीव रहते हैं। 40 योजन, राइट? 48 योजन। 48 योजन, ओके। या और इसी तरह से 48 योजन नहीं, सॉरी 48 द्वीप है वो, अंतरद्वीप काउंटिंग है ये 48। इसी तरह से 48 कालोदधी समुद्र में भी है, वहाँ कालोदधी के अंदर भी 48 है। तो टोटल अंतरद्वीप जो है या टोटल कुभोग भूमियाँ 96 हो गई। 48 लवण समुद्र में और 48 कालोदरी में, इस तरह से कुल 96 हो गई। बाकी दोनों में मानुष और आपने अंतरद्वीपज में बताया ना 48 कालोदरी में। अंतरद्वीपज में नहीं, इनको अंतरद्वीपज कहते हैं 48 को। अच्छा, ये जो कुभोग भूमियाँ हैं इनको अंतरद्वीपज के नाम से जाना जाता है। इन कुभोग भूमियों को जहाँ विकृत मनुष्य रहते हैं उस क्षेत्र को अंतरद्वीपज कह करके पुकारा जाता है शास्त्रों में। ये 96 है टोटल पूरी दुनिया में, पूरे 3 लोक में 96 ही हैं, जिसमें 48 लवण समुद्र में है और 48 कालोदधी समुद्र में है। इस तरह से टोटल 96 ही है। पंडित जी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं वहाँ? क्या करते हैं, क्या बताएं? उसको रिद्धि प्राप्त है कि रिद्धि नहीं है उसको कोई? अब बहुत टूटा है उन लोगों का सब जीवन, खराब ही है। अशुभ कर्म के उदय से जाते हैं वहाँ, पाप कर्म के उदय वाले जाते हैं। पुण्योदय से तो वहाँ कोई जीव जाता नहीं है। अब पाप कर्म के उदय से गए हैं, अपना काल व्यतीत करते हैं और काल व्यतीत करके लौट आते हैं, ऐसा ही चलता है। पंडित जी, ये कालोदधी समुद्र में भी फिर ज्वार भाटा आता है? नहीं, कालोदधी नहीं। तो वहाँ भी तो कुभोग भूमियाँ हैं। वहाँ कुभोग भूमियाँ तो है, लेकिन मैंने तो ये इसकी बात की ना, पाताल है वहाँ। 1000 पाताल है, 1008 पाताल। वहाँ पाताल नहीं है? वहाँ के पातालों की चर्चा तो अलग से आई नहीं है कहीं, ख्याल में नहीं है इस तरह से। तो ठीक, द्वीप ही है बस, वहाँ द्वीपों की ही चर्चा है, वहाँ पातालों की चर्चा तो अलग से ख्याल में नहीं है। बस कुमानुष द्वीप है, अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ होती है कुमानुषों के अंदर। वो दोनों जगह हैं, वो लवण समुद्र में भी हैं और कालोदधी के अंदर भी हैं। शरीर की ऊंचाई अलग अलग प्रकार की है, एक कोस की ऊंचाई कही है कुमानुषों की, आयु कही है एक पल्ले की, मतलब भोग भूमि ऐसा ही है ना।
दोनों ही जगह इसी तरह की स्थिति है, अलग अलग प्रकार का है और अलग अलग दिशाओं के आधार पर उनकी चर्चा की। इस दिशा के अंदर इस तरह के जीव होंगे, इस दिशा में इस तरह के जीव होंगे। ये अपने जो विजयार्ध पर्वत वगैरह हैं, हिमवन महाहिमवन आदि पर्वत हैं, इन पर्वतों के कॉर्नर्स पर अलग अलग जगह सबकी साइज अलग अलग प्रकार की बतलाई है। कोई 500 योजन का, कोई 550 योजन का, कोई 600 योजन का, इस तरह से अलग अलग है। सब द्वीपों का विस्तार, दिशाओं वाले अलग हैं, विदिशाओं वाले अलग हैं, अंतर दिशाओं वाले अलग हैं। इस तरह से ये चर्चा की है। ठीक है जी। और बोलिए, और कोई बात हो तो। ये सब जो जाते हैं ना वहाँ कुभोग भूमियों में जाने वाले, ये सब कुपात्र दान के फल में जाते हैं। कुभोग भूमियों में पूजा दान देते हैं, कुपात्र दान देते हैं। देवगुरु धर्म की जिनको खबर नहीं होती है, ऐसे लोग जाते हैं। वहाँ की मिट्टी आदि उनका मुख्य आहार होता है, मिट्टी वगैरह ग्रहण करते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो फूल फल आदि का आहार करते हैं। ठीक है ना, फल फूल पेड़ों से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को ग्रहण करते हैं। किसी के सींग होते हैं, किसी के पूंछ होती है, किसी के कान बहुत लंबे होते हैं। ये सब काय क्लेश आदि तप तपने वाले, पंचाग्नि तप तपने वाले, मनुष्य को पात्रों को दान देने वाले, खोटे तपस्रण करने वाले, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं उनमें। मतलब अलग अलग जानवरों के जैसा मुख कहा है उनका। कोई कुत्ते जैसा होगा तो कोई घोड़े जैसा होगा, तो कोई भैंसे जैसा होगा, कोई बंदर जैसे मुख का होगा, और मछली जैसा है तो समझ लो पूरा मतलब कान एक का इतना लंबा है कि वो अपने कान को ही ओढ़ लेता है, उसको चद्दर की तरह ओढ़ लेता है। इस तरह की विकृतियाँ वहाँ सब कुमानुष द्वीपों के अंदर होती है। अंतर्द्वीपज कुमानुष कहलाते हैं वो सब। पशुओं की भांति है उनका आधा शरीर। कोटि गतियों से आते हैं, कोटि की गतियों के अंदर चले जाते हैं। मनुष्य गति से तो जाते हैं यहाँ से मनुष्य गति वाले जीव, लेकिन वापसी में वहाँ से जब निकलते हैं तो उनकी दशा खराब ही होती है सबकी। अंतर्द्वीपज की म्लेच्छ जैसे समझना चाहिए उन लोगों को। भोग भूमि है, इसलिए कोटि गति का अर्थ आपको भवनत्री की समझना चाहिए। कोटि गति का अर्थ नरक रेंज नहीं लेकर के, मैंने कोटि गतियों में जाते हैं ना, क्योंकि वो भोग भूमि जैसा वातावरण है ना, तो अधिक कलह प्रिय पना तो है नहीं, ज्यादा कलह प्रिय तो होते नहीं है, और रोजाना भोजन करते नहीं है, एक दिन के अंतराल से भोजन करते हैं। जगन्य भोग भूमि की जैसी स्थिति समझ लीजिए आप। लेकिन रोग शोक आदि नहीं होता। और मर करके यदि वे जन्म लेंगे तो भवनत्रिकों में जाकर के जन्म लेंगे। ठीक है, और कोई बात है तो पूछिए। पंडित जी, जो आप भरतखंड में आर्यखंड की आप बात करते हैं, तो जो आप अभी का अपना विस्तार है वो भरतखंड में कितना लिमिट में है? भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड में अपना विस्तार सिर्फ 3 योजन के अंतर्गत आता है, ओनली 3 योजन। तो फिर भारत के सिवाय दूसरा कौन सा प्रदेश आता है? ये तो सब और भी कहीं मनुष्य होने की संभावना है। कई बार न्यूज़पेपर रिसर्च होती रहती है, दूसरी जगह पर भी मानव होने की संभावना। ये तो रिसर्च के विषय हैं। अपने जैन दर्शन के हिसाब से तो इतना ही वर्णन आया है कि विजयार्ध पर्वत के दक्षिण दिशा में, लवण समुद्र के उत्तर में, और गंगा और सिंधु के पूर्व पश्चिम, गंगा नदी के पश्चिम और सिंधु नदी के पूर्व में जो एरिया है वो आर्यखंड है। माने आर्यखंड के एरिया को यदि अपन चारों तरफ से देखेंगे तो आर्यखंड के साउथ में लवण समुद्र है, आर्यखंड के नॉर्थ में विजयार्ध पर्वत है, आर्यखंड के ईस्ट में गंगा नदी है, और आर्यखंड के वेस्ट में सिंधु नदी है।
इतना बड़ा है आर्यखंड। विस्तार की दृष्टि से देखें तो शास्त्रों में आर्यखंड का विस्तार 276 योजन बतलाया है, 238 योजन, सॉरी। तो फिर अमेरिका नहीं आएगा उसमें ना? उसमें शामिल हो जाए तो शामिल है उसमें। तो 238 योजन बतला रहा हूं मैं, तो 238 योजन पूरा आर्यखंड, और पूरी दुनिया ही 3 योजन में आ गई है उसके सेंटर में, 238 योजन के भी सेंटर में। 3 योजन, 4 योजन, 2 योजन, 2.5 योजन, और कितना इससे ज्यादा कहाँ है। हमारी जो उपलब्ध दुनिया है, ये दुनिया तो बहुत छोटी है, जिसे हम अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसी में, एशिया, ये इसी में कितना छोटा सा एरिया है ये सब। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि इंडिया के सिवाय बाकी के सब प्रदेश अनार्य है? हाँ, ये तो धार्मिक वातावरण की कुछ कमी की वजह से इस तरह का प्रचार किया गया पूर्व काल में कि ये सब अनार्यवत हैं। अनार्य का मतलब अनार्य जैसे हैं, धर्म नहीं था। आज के 100 वर्ष पहले यदि हम जाकर के देखें, 100 वर्ष पीछे जाकर के देखें, तो अमेरिका में धर्म की क्या स्थिति थी, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। क्या लगता है, नॉर्थ अमेरिका, उधर ग्रीनलैंड, इधर यूरोप, सब तरफ आप देख लीजिए, कहाँ दिख रहा है आपको धर्म 100 साल पहले। तो यहाँ की जो जितने क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इन सब क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी कि म्लेच्छवत, म्लेच्छों की जैसी। म्लेच्छ है वो तो जगह, क्या कहेंगे। अरे आप म्लेच्छ की बात कर रहे हैं, लोग तो ऐसा तक कह देते हैं, अरे क्या करोगे वहां जाके नरक में। नरक है वो तो, कई जगहों के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं ना। किसी भी क्षेत्र के लिए, बहुत बुरा क्षेत्र हो, अच्छा नहीं हो, लोगों को पसंद नहीं आता हो, उस क्षेत्र के लिए लोग क्या कह करके पुकारते हैं, अरे कितना भी तो नरक है वहां, तो कौन जाएगा वहां नरक में। वहां नरक में किसको पसंद आएगा, कौन जाना चाहता है। मुझे पता है हिंदुस्तान के लोग अमेरिका के लिए यदि स्वर्ग कहते हैं तो अमेरिकन निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए नरक कहते होंगे। ऐसा होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहते हैं लोग, कहा करते थे। लेकिन धार्मिक वातावरण अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, साफ साफ आप लोग प्रकट उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो उस क्षेत्र में रह करके भी इन सब बातों को सुन रहे हैं रुचि और उत्साह पूर्वक। तो इसको कैसे म्लेच्छ कहें हम, आर्यखंड का ही एक पार्ट है वो तो, ठीक है ना। वर्तमान में सभी विद्वान एक मत से, जो भी आगम के अभ्यासी हैं, शास्त्राभ्यासी हैं, वो एक मत से इसे आर्यखंड के रूप में ही स्वीकार करते हैं। चलिए, टाइम तो अपना वैसे हो गया है, एक मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया समझाया आपने। हाँ देखिए, 1 मिनट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अपना सूत्र है, इस सूत्र को मैं पूरा कर दूँ, सिर्फ पढ़ देता हूँ मैं, जिससे आपको पंडित जी, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो अगला सेशन कैंसिल हुआ है तो आप ले सकते हैं, अगर लेना है आप अनुकूलता। बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो इस सूत्र को तो कम से कम पूरा कर ही दूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आगे वाला भी पढ़ देता हूँ, 2-5 मिनट 10 मिनट लगेंगी। आप लोगों को जिनको अनुकूलता है वे रुके रहें, और जिनको थोड़ा सा जाना है, जल्दी है, वे जा सकते हैं। देखिए, 7 नंबर पॉइंट पढ़ रहा था मैं, बहुत सरल है, बाकी पढ़ करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो बात अपनी की जा चुकी है। सीतोदा नदी तिगिच्छ ह्रद के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर कुंड में गिरती है, फिर कुंड के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर देवकुरु के चित्र विचित्र कूट के बीच से उत्तर मुख बहती हुई मेरू पर्वत को आधे योजन दूर से ही घेर कर विद्युत प्रभ को भेदती हुई अपर विदेह के बीच में बहती हुई पश्चिम समुद्र में मिलती है। ठीक है, फिर सीता नदी ये नील पर्वत से, पर्वतवर्ती केसरी सरोवर के दक्षिण द्वार से निकलकर कुंड में गिरती हुई माल्यवान को भेदती हुई पूर्व विदेह में बहकर
पूर्व समुद्र में मिलती है। जब ये माल्यवान क्या चीज है? माल्यवान को भेदती हुई। ऊपर आया था विद्युत प्रभ को भेदती हुई। 7 नंबर पॉइंट की तीसरी लाइन थी विद्युत प्रभ को भेदती हुई सीतोदा नदी, और सीता नदी के बारे में कह रहे हैं माल्यवान को भेदती हुई। ये माल्यवान, सोमनाथ, विद्युत प्रभ और गजदंत पर्वत है। हाँ, वो गजदंत हुई ना। बिल्कुल, गजदंत पर्वतों के नाम है माल्यवान, सोमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन। ठीक है। तो ये जो गजदंत दिशा कौन सी है? इन गजदंतों की दिशा कौन कौन सी है? इन गजदंत पर्वतों की दिशा आप देखिए। सबसे पहले अपन किधर से चले? ईशान की तरफ से चले अपन। हाँ। ईशान मतलब कौन सी साइड होगा? नॉर्थ। मतलब अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ से अपन सामने की तरफ यदि बात करें, जिस जगह पर हम हैं यहाँ से सामने की साइड, राइट साइड वाले कॉर्नर से, वो ईशान दिशा। ईशान, फिर उसके बाद में आग्नेय, फिर नैऋत्य और वायव्य, ये 4 दिशाएं। अब इन चारों दिशाओं के अंदर क्या स्थिति बनती है तो आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो। गजदंत पर्वत, गजदंत पर्वतों के नाम देखिए। सबसे पहले नाम क्या है? माल्यवान, माल्यवान हो गया। ईशान दिशा बतलाई सबसे पहली। फिर उसके बाद में ईशान के बाद में आ जाएगी नीचे की तरफ आग्नेय दिशा, सोमनस। माल्यवान, फिर सोमनस। Welcome to Verizon Wireless. The wireless customer you called is not available at this time. Please try your call again later. Announcement 1, switch 1-8-2. और गंधमादन। Welcome to Verizon Wireless. The wireless customer you called is not available at this time. Please try your call again later. Announcement 1, switch 1-8-2. हाँ जी। माल्यवान, सोमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन। इसमें से जो माल्यवान है, ये माल्यवान है ईशान दिशा में, फिर सोमनस है आग्नेय में, ईशान। एक सेकंड, मैं राइट कॉर्नर की बात कर रहा हूँ ना, ईशान नहीं है वो तो आग्नेय होगा। उत्तर पूर्व ईशानी तो होगा। सही है, ठीक है। उत्तर पूर्व था ना वो, सामने की साइड ऊपर उत्तर है और राइट साइड में पूर्व है, और उत्तर और पूर्व में राइट कॉर्नर होगा ऊपर की तरफ। वो ईशान होगा ना? हाँ, वो ईशान होगा। पूर्व वहाँ माल्यवान के बीच में आग्नेय आएगा। हाँ, वहाँ माल्यवान है। और फिर नीचे की साइड में, राइट साइड में जो है पर्वत, उसका नाम है सोमनस। और फिर नैऋत्य में विद्युत प्रभ आएगा ना? नैऋत्य में विद्युत प्रभ। हेलो। हाँ, ठीक है। पंडित जी, ये माल्यवान आया सब, तब फिर विद्युत प्रभ आया, और फिर तीसरा सोमनाथ तो नहीं आया इसमें। नहीं, वो कैसे आएंगे? यहाँ तो नदियों का वर्णन कर रहे हैं, गजदंत थोड़ी ना समझा रहे हैं यहाँ पर।
नहीं, वो नाम आया ना, वो लाइक 7वें पॉइंट में विद्युत प्रभ नाम आया, फिर 8वें में मधुवान आया, और फिर 9वें पॉइंट में गंधवान आया, तो सोमवान नहीं आया। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। देखिए, गजदंत पर्वत कौन सी जगह पर है? विदेश क्षेत्र के बीच में। हाँ जी। निशक्ति पर्वत के बीच में है ना गजदंत पर्वत? सुमेरु के चारों बाजू होगा ना? सुमेरु पर्वत के चारों बाजू है ना? हाँ जी। तो वहाँ से नदी कौन सी निकलती है विदेश क्षेत्र में? सीता और सीतोदा। तो सीतोदा नदी विद्युत प्रभ के नीचे से निकलती है और सीता नदी माल्यवान गजदंत के नीचे से निकलती है। बस खत्म। और तो कोई नदी गजदंतों के बीच में से निकल ही नहीं रही है। आप अपना चित्र देखिए। हाँ जी। आप अपना चित्र देखिए, और 2 नदियों के अलावा तीसरी नदी निकल रही है क्या? नहीं। तो फिर क्लियर हो गई बात? कहाँ आया इसमें? तो तीसरा कहाँ आया? 3 नाम आ गया ना, एक विद्युत प्रभ आया, फिर माल्यवान आया, तीसरा गंधवान आया ना? गंधवान नहीं आया। ये गंधवान तो उस वृत्त वैताड्य का नाम है, आगे नाभिगिरी पर्वत आगे वाले क्षेत्र में। तो वो गंधवान है, वो गजदंत का नाम नहीं है 9 पॉइंट में? हाँ, 9 पॉइंट में गजदंत का नाम नहीं है। ये नाम तो वो चल रहा है जो पीछे विकृतवान शब्दवान आया था ना। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। अभी ये विदेह के बाद में रम्य क्षेत्र के अंदर सेंटर में आपने गोल पर्वत बनाया है एक। रम्य क्षेत्र, ओके। हाँ, वो नाभिगिरी। नाभिगिरी, उसका नाम गंधवान है। अच्छा। वो गंधवान वृत्त वैताड्य है। और वो नदी निकलती है वहां पर नरकांता। तो नरकांता केसरी सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर गंधवान वैताड्य को घेरती हुई पश्चिम समुद्र में मिलती है। नारी नदी रुक्मी पर्वत के ऊपर स्थित महापुंडरीक सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर गंधवान वैताड्य को घेरती हुई पूर्व समुद्र में गिरती है। ठीक है? हाँ जी। इसी महापुंडरीक सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से रूप्यकूला नदी निकलती है और माल्यवान व वृत्त वैताड्य को घेरकर पश्चिम समुद्र में गिरती है। फिर शिखरी पर्वत, अब समझना, शिखरी पर्वत से 3 नदियां निकलेगी, पता है आपको? शिखरी पर्वत पर स्थित पुंडरीक सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से स्वर्णकूला नदी निकलती है और माल्यवान वृत्त वैताड्य को घेरती हुई पूर्व समुद्र में मिलती है। एक तो ये हो गई। अब इसी पुंडरीक सरोवर के पूर्व तोरण द्वार से, अब देखिए, अब उत्तर नहीं आया यहाँ 13 नंबर पॉइंट में। 13 नंबर पॉइंट में पूर्व नहीं आया, पूर्व की चर्चा है, उत्तर की चर्चा नहीं है। इसी पुंडरीक सरोवर के पूर्व तोरण द्वार से रक्ता नदी निकली है और यह गंगा नदी की तरह पूर्व समुद्र में मिलती है। इसी पुंडरीक सरोवर के पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदा नदी निकलती है और पश्चिम समुद्र में मिलती है। ये सभी नदियां अपने अपने नाम के कुंडों में गिरती है और उसमें नदी के नाम वाली देवियां रहती है। अपने अपने नाम वाले, अपने अपने नाम के कुंड में गिरती है। अभी सोचे थे ना अपन, गंगा कुंड, सिंधु कुंड बात कर रहे थे अभी अपन, और नदी के नाम वाली देवियां रहती है। गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तोदा नदियां कुटिल गति होकर बहती हैं। शेष ऋजु गति से सभी नदियों के दोनों किनारे वन खंडों से सुशोभित हैं। मगर पंडित जी, जो नंबर 3 पॉइंट में जो नदी का आया था ना, उसमें रोहिताश्या नदी निकलती है, तो श्री देवी में कुंड का नाम आया, उसमें रोहित्यासा कुंड का नाम नहीं है। श्री तो देवी का नाम बतलाया उसने, तो उसमें लिखा है उत्तर की तरफ जाकर श्री देवी कुंड में गिरती है। अपने को वही समझना चाहिए, अपने को रोहित नदी ही समझना चाहिए उसमें, रोहित देवी ही समझना चाहिए उसमें कोई। अच्छा, ठीक है।
तो नदी का नाम, कुंड का नाम और देवी का नाम तीनों एक ही है? हाँ, तीनों एक ही है। हेलो। गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तोदा ये कुटिल गति से बहती है। हाँ। तो ये गंगा सिंधु तो वो भारत क्षेत्र की ना, और रक्ता रक्तोदा। हाँ। तो कुटिल गति कैसे है वैसे? मतलब तिरछी होकर के, मुड़ करके, मोड़ लेती हुई, पहले सीधी चलेगी, फिर टेढ़ी चलेगी, फिर दक्षिण दिशा की तरफ आई, फिर पूर्व दिशा की तरफ मुड़ गई, ऐसी ये कुटिल गति है ना ये। जैसे गंगा नदी आई थी है, वो विजयार्ध पर्वत के बाद में कुटिल गति हो जाती है। हाँ बिल्कुल, विजयार्ध के बाद। ठीक है। हमने यहाँ बाकी में तो ऐसा कुछ नहीं चक्कर, बाकी में तो सीधी जाती है। आगे की एक नदी पूर्व दिशा के अंदर चलेगी, एक पश्चिम में चले गई। और बोलिए, और कुछ पूछना हो आपको तो? क्योंकि हमने ड्रॉ कर लिया, सीधा ही ड्रॉ किया है, तो अभी कुटिल गति आई, तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उसमें। ये तो अभी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। आप एक बार ये पूरा प्रकरण खत्म हो जाने के पश्चात जब इसको दोबारा फेयर करेंगे तब उसको सुधारिएगा। कभी चांस ही नहीं मिलेगा, कैसे करें? इतनी सारी। ठीक है, अब अपन कल तो अपने को शायद चर्चा करनी है बहन श्री के किसी बोल पर, ठीक है ना? तो अभी आगे जब भी विषय चलेगा अपन उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वाणी स्थिति बोल लेते हैं हम। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।